रचना की जादुई ब्यूटी पार्लर। अरे रचना, क्या कर रही है? जल्दी आ। मेकअप कर रही हूँ माँ, अभी आती हूँ। रचना मेकअप करने के बाद बाहर आई। उसकी माँ पहले से ही बाहर इंतजार कर रही थी। दोनों मंदिर जाने वाले थे। मेकअप करने में कितना टाइम लगता है बेटी? टाइम लगता है माँ, आप नहीं समझोगे। हाँ, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मैं कैसे समझूंगी। लेकिन बेटी, घर का काम काज भी सीखना पड़ेगा, नहीं तो ससुराल जाकर क्या करोगी? हाँ, वहाँ भी मेकअप करूँगी माँ, मैं तो एक ब्यूटी पार्लर खोलूँगी। अच्छा, और घर का काम कौन करेगा? नौकरानी रख लूँगी। ब्यूटी पार्लर से बहुत अच्छा पैसा आएगा। मैं बहुत अच्छा मेकअप करती हूँ माँ। अगर तुम्हारी सास ने तुझे काम नहीं करने दिया तो उससे बदला लूँगी। तू भी ना बेटी, कुछ भी बोलती है। चलो माँ, देर हो रही है। रचना और उसकी माँ मंदिर चली गई। मंदिर में पंडित जी दोनों को बहुत अच्छी तरह से पहचानते थे। अरे आशा बहन, बेटी जवान हो गई है, शादी वादी करवाओगे कि नहीं? हाँ पंडित जी, आपकी नजर में कोई अच्छा लड़का है क्या? हाँ आशा बहन, है ना। अभी फोटो लेकर आता हूँ घर से, उसी बहाने रचना बेटी के हाथों का चाय भी पी लूंगा। पंडित जी शाम को एक लड़का का फोटो लेकर घर आए। लड़का का फोटो देखकर रचना शादी के लिए मान गई। लड़के का नाम मुकुल था और वो किराने की दुकान चलाता था और 1 महीने के अंदर रचना की शादी हो गई। ससुराल को लेकर हर लड़की की तरह रचना के मन में भी बहुत सारे सपने थे, लेकिन हर लड़की की तरह रचना के सपने भी टूटने वाले थे। रचना की सास का नाम शारदा था और वो बहुत ही खड़ूस थी। फिर शारदा ने रचना से कहा, बहू, इस घर में हम 4 लोग हैं, मैं, मेरा पति, मेरा बेटा और मेरी बेटी। तुम्हें मिलाकर 5। हर रोज 5 लोगों के लिए खाना बनाना पड़ेगा। खाना? लेकिन मुझे तो खाना बनाने नहीं आता। क्या खाना बनाने नहीं आता? पंडित जी ने तो कहा था तुम अच्छी, संस्कारी और सुशील लड़की हो। हाँ माँ जी, वो तो मैं हूँ। क्यों, सुशील लड़की होने के लिए खाना बनाना जरूरी है क्या? अरे अरे, ये देख बेटा, ये आते ही मेरे से जुबान लड़ा रही है। इससे खाना बनाना भी नहीं आता। पंडित जी ने रिश्ता भेजा था, इसीलिए ज्यादा पूछताछ ना करके शादी फाइनल कर लिया, लेकिन हमारे साथ धोखा हो गया, धोखा। अरे ये तो गजब बात हो गई। मैंने खाना बनाना नहीं सीखा, लेकिन मुझे कुछ और काम आता है। फिर रचना के ससुर ने पूछा, फिर क्या काम आता है तुम्हें? मुझे ब्यूटी पार्लर का काम आता है। मुझे मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है और मैं एक ब्यूटी पार्लर भी खोलना चाहती हूँ। आप ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हो? हाय हाय हाय, ये कैसी बहू ले आई मैं। ये तो बाहर काम पर जाना चाहती है। रचना समझ गई इस घर में उसका सपना पूरा नहीं हो सकता। शाम को जब रचना किचन में खाना बनाने की कोशिश कर रही थी कि तभी वहाँ उसकी ननद अंकिता आई। भाभी लाइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अरे ननद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे तो ये हो ही नहीं रहा था। एक बात पूछूं अंकिता, ये तुम्हारे घर वाले मेरी ब्यूटी पार्लर के काम के बारे में सुनकर चिढ़ क्यों गए? पुराने विचार के लोग हैं भाभी, आप और हम मॉडल हैं, विचार उनसे नहीं मिल सकते। सच बताऊं भाभी, मुझे भी ब्यूटी पार्लर खोलने का बहुत शौक है, लेकिन मुझे मेकअप करने आता ही नहीं अच्छे से। तुम चिंता मत करो, मैं सिखा दूंगी सब कुछ तुम्हें, और फिर दोनों मिलकर ब्यूटी पार्लर खोलेंगे। एक तरफ से बदसूरत लड़कियां घुसेंगे और दूसरी तरफ से खूबसूरत बनकर निकलेंगे। अंकिता रचना के पास छुप छुप कर मेकअप का काम सीखने लगी। अंकिता बाहर कॉलेज ट्यूशन जाती थी, उसकी काफी जान पहचान थी। एक दिन अंकिता ने रचना से कहा, भाभी एक शादी का काम है, करोगी? अच्छा खासा पैसा मिलेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं अंकिता, पर घर पर कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। घर पर बहाना बनाकर रचना और अंकिता शादी में मेकअप करने चली गई। उन्हें अच्छा खासा पैसा मिला। उन लड़कियों को रचना का काम इतना पसंद आया कि उन्होंने खुश होकर उन्हें ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा दिया। कुछ ही दिनों में मैं ब्यूटी पार्लर खोलूंगी, आ जाना सभी। इसी तरह रचना छुप छुप कर शादियों में मेकअप का काम करने लगी।
धीरे धीरे पैसा जमा कर कर वो छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोल ली। अब बस सामान खरीद कर ब्यूटी पार्लर का काम शुरू करना था। लेकिन तभी ये खबर शारदा के कानों में पहुंच गई। क्या तुमने ब्यूटी पार्लर खोला है? हमारे घर की बहू होकर बाहर काम पर जाना चाहती हो? तुम्हें बार बार मना किया था ना करमजली। मुकुल ने रचना को एक थप्पड़ मारा और रचना वहीं नीचे गिर पड़ी। उसका सर दीवार से टकरा गया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। अरे बेटा, क्या किया तूने? बहू को मार कैसे डाला? पापा, मैं तो उसे थप्पड़ मारना चाह रहा था, लेकिन ये क्या हो गया? जल्दी से बॉडी को छुपा दो वरना गड़बड़ हो जाएगा। तीनों रचना के बॉडी को इस ब्यूटी पार्लर के जमीन के नीचे दफन कर दिया। अंकिता घर लौटकर भाभी को ढूंढने लगी तो शारदा ने कहा, आ गई से उसका इस घर में नाम भी मत लेना। लेकिन अगले ही दिन अचानक मुकुल की दुकान पर आग लग गई। अचानक से कमाई का जरिया बंद हो गया। ये पापी पेट लोगों से क्या क्या करवाता है। भूख के मारे शारदा को उस ब्यूटी पार्लर की याद आई। अंकिता बेटी, मुझे भी थोड़ा बहुत मेकअप आता है, चलो ब्यूटी पार्लर चलें। लेकिन माँ, मुझे तो अच्छे से मेकअप नहीं आता। अरे तू 2-3 दिन जा तो सही, सब कुछ सीख जाएगी। अंकिता ब्यूटी पार्लर गई, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। उससे ज्यादा कुछ आता भी नहीं था, इसीलिए बहुत ज्यादा टेंशन में थी। तभी एक औरत आई। बाल काट सकती हो ना? मेरे बाल ठीक से काट दो, मुझे शादी में जाना है। वो औरत बैठ गई, लेकिन अंकिता ने डर के मारे कैंची पर हाथ भी नहीं दिया। उस औरत ने आंखें बंद कर ली। तभी अंकिता ने देखा, अचानक कैंची अपने आप हवा में तैरने लगी और वो कैंची अपने आप से ही उस औरत की बाल काटने लगी। अरे ये क्या? ये जादू कैसे हो रहा है? बाल काटने के बाद वो कैंची अपनी जगह वापस आ गई और वो औरत बहुत खुश हुई। बहुत अच्छा काटा है तुमने मेरा बाल, ये लो पैसे। पैसे देकर वो औरत चली गई, लेकिन अंकिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो हैरान थी। तभी उसके सामने अर्चना की आत्मा प्रकट हुई। अंकिता, हैरान मत हो, वो मैं थी। मुझे पता था कि तुम घबराई हुई थी, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई। मैं इसी जमीन के नीचे हूँ अंकिता। रचना की आत्मा ने अंकिता को सब कुछ बताया और उस मर्डर का बदला लेने के लिए अंकिता ने पुलिस को खबर किया। शारदा और उसके पति और मुकुल को अरेस्ट करके ले गया। अंकिता अकेले ही उस घर में रहने लगी और ब्यूटी पार्लर चलाने लगी। रचना की आत्मा ब्यूटी पार्लर में रहकर, क्योंकि वही उसका सपना था, और वो जादुई तरीके से लोगों को मेकअप करने लगी और अंकिता की भी अच्छी खासी कमाई होने लगी और रचना भी खुशी खुशी अपना सपना पूरा करने लगी।